नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाली क्लास में हमने उदारवादी नेतृत्व के बारे में पढ़ा था कांग्रेस के। आज हमें पढ़ना है कांग्रेस के उग्रवादी नेतृत्व के बारे में, उग्रवादी चरण के बारे में, जिसे नवराष्ट्रवाद का उदय भी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण माना जाता है, जिसका समय 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक का है। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी नीतियों से उग्रवादियों में मोहभंग हो रहा था। उग्रवादी नेताओं ने कांग्रेस की इस अनुनय विनय की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल मेंडिकेसी की संज्ञा दी है। अरविंद घोष ने 1893-94 ईस्वी में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख का प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की प्रतिवेदन व अनुनय विनय की प्रवृत्ति की आलोचना की और कहा, पुराने नेताओं के स्थान पर नई पीढ़ी के युवा नेताओं को अब आगे आना चाहिए। इस चरण में कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में लाल बाल पाल की जोड़ी प्रमुख थी, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष प्रमुख उग्रवादी नेता थे। अब आते हैं हम उग्रवाद के उदय के क्या कारण रहे। तो नंबर 1, उदारवादी नेतृत्व और उनकी उपलब्धियों से असंतोष। चूंकि उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, उनकी क्रियाविधि अनुनय विनय में थी, जिससे नया नेतृत्व पूर्णतः असंतुष्ट था। उदारवादी जहां स्वतंत्रता व मुक्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त उपहार मानते थे, वहीं उग्रवादी इसे अपने आत्मबल से प्राप्त करने की आवश्यकता समझते थे। नंबर 2, गौरवमयी अतीत की खोज और बढ़ते पश्चिमीकरण का विरोध। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले कुछ ही समय पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। उनसे उत्पन्न अपने गौरवमय इतिहास की भावना ने भारतीयों के अंदर एक आत्मबल का संचार किया और अपने आप में विश्वास जगाने में सहायता की। विशेषकर विवेकानंद के विचारों से नवयुवक वर्ग राष्ट्रवादिता के प्रति अभिभूत हो उठा। ऐसे में उग्रवादी अपनी संस्कृति व अपने अतीत के अनुसार सुधार चाहते थे। विवेकानंद ने कहा कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। ऐसे विचारों से उग्रवादियों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। वे अंग्रेजों द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधारों में अपनी परंपरा के अनुसार हस्तक्षेप मानते थे। नंबर 3, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ और बंगाल विभाजन। कर्जन ने विश्वविद्यालय एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आदि के द्वारा अति केंद्रीकरण व निरंकुश शासन की स्थापना का प्रयास किया। उसी समय बंगाल की राष्ट्रीय चेतना को कमज़ोर करने के लिए उसने बंग भंग की घोषणा की, अर्थात बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसमें उग्रवादी भावना के प्रचार में महती भूमिका निभाई। नंबर 4,
इस समय जो घट रही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी इस राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। अबीसिनिया की इटली पर तथा जापान की रूस पर विजय ने यूरोप की अजेयता का मिथक तोड़ दिया। इसके साथ ही तुर्की, मिस्र और रूस में हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों ने भारत में राजनीतिक चेतना या राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महती भूमिका निभाई। सरकार की जन विरोधी नीतियां 1896 ईस्वी में कपास पर से उत्पादन शुल्क की वापसी, देसी भाषाओं के समाचार पत्रों के बढ़ते प्रसार के कारण भी राजनीतिक चेतना बढ़ी। कलकत्ता के बंगवासी और पुणे के केसरी और काल जैसे अखबारों ने कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की। उग्रवाद की मशाल तिलक ने जलाई। तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी व बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। लाल बाल पाल उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ थे। तिलक ने केसरी, पाल ने न्यू इंडिया और लाल ने पंजाबी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर प्रहार किए। उग्रवादियों का लक्ष्य अंततः स्वराज्य की प्राप्ति था, जिसे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। उग्रवादियों ने इसकी प्राप्ति हेतु 4 कार्यक्रमों को अपनाया, जिसमें जो थे स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और असहयोग। यहाँ बहिष्कार का केवल आर्थिक महत्व नहीं था, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक, नैतिक और आत्मिक महत्व भी था। बहिष्कार व स्वदेशी की उग्रवादियों ने एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह समझा, अर्थात बहिष्कार से स्वदेशी को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही भारतीयों को सेवाओं का पर्याप्त अवसर मिल सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा वे विद्यार्थियों को देश की सेवा में लाना चाहते थे, जिससे छात्र आगामी राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व कर सके। असहयोग उनके कार्यक्रम का सबसे सबल पक्ष था, जिसके तहत यह सोच महत्वपूर्ण थी कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन भारतीयों के सहयोग पर ही नहीं टिका है, अतः भारतीयों के सहयोग पर ही टिका है। अतः अगर हम असहयोग करने की लगे तो अंग्रेज़ सरकार अपने आप बिखर जाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रचार प्रसार किया। तो ये उनके कार्यक्रम थे, जिसमें स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और असहयोग, ये 4 प्रमुख कार्यक्रम उनके रहे हैं। आगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों के बारे में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।